बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी की बारात दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि मेरे पास खिलाने को कुछ ना था। जब एक बुजुर्ग बोला, आज तेरा बड़ा इम्तिहान है। मैं कुछ समझा नहीं और एक दोस्त से कर्ज लेकर घर पर जाने लगा, पर उसी वक्त रास्ते में एक औरत पैरों में गिर गई। बोली, मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने रोते हुए वो पैसे उस औरत को दे दिए और हारे हुए जुआरी की तरह रोता हुआ घर आया तो वही बुजुर्ग बोला, तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरा इनाम घर तेरा इंतजार कर रहा है। मैं फौरन घर के अंदर गया तो पत्थर हो गया, क्योंकि मैं कहता हूं निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब्बा ने मेरा सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंका तो मैं हैरान परेशान होकर उनकी शक्ल देखने लगा। अब्बा ऐसा क्या हो गया? मैं पूछे बिना न रह पाया। मैं अभी दफ्तर से लौटा ही था कि अब्बा को चिराग पा पाया। मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा करने लगे और चीखते हुए उन्होंने मेरा सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा को आवाजें दी ताकि वो आकर मुझे बचाएं और अब्बा का गुस्सा ठंडा करें, मगर अम्मा न जाने कहाँ गायब थी। अब्बा ने मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं अब्बा की मिन्नतें करता और अपना कसूर पूछता रहा, मगर अब्बा मेरी सुनी कहाँ रहा था। अब्बा मेरी बात तो सुन ले, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? नालायक, नाकारा, तूने कुछ कारामत किया ही कब है? मुझे अपनी शक्ल न दिखाना दोबारा। अब्बा ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया तो मैं अपना समूह लेकर रह गया। मैंने इधर उधर देखा, मोहल्ले के एक दो लोग गली से गुजरते मेरी जानिब मुतवज्जा थे। मेरा खुफत के मारे बुरा हाल था। मैं मुंह छुपाए दरवाजे के बाहर बनी सीढ़ी पर बैठकर अम्मा का इंतजार करने लगा। मेरा नाम सरफराज है। मैं घर का छोटा था, मुझसे बड़ा एक ही भाई था। मैं अम्मा का लाडला मगर अब्बा का कभी भी पसंदीदा न रहा। वजह मेरी लापरवाही और बेवकूफ़ी थी। मैं जिस काम में भी हाथ डालता उसमें नुकसान ही उठाता। मैं अपने बड़े भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना तो मैं मतलब परस्त था और ना ही मौका परस्त, बल्कि बेवकूफ़ी की हद तक हकीकत पसंद था। मेरी गलती होती तो मैं फौरन कबूल कर लेता, लेकिन अगर मेरी गलती ना होती तब मैं इनकार भी करता तो कोई मेरी बात का यकीन न करता। मेरे बड़े भाई को अंदाजा था कि अब्बा की नज़र में मेरी ज़्यादा अहमियत नहीं, इसीलिए वो खुद की गलती का सहरा भी मुझे पहना दिया करता और अब्बा उसकी बात पर एतबार करके मुझे सज़ा का मुस्तहिक गर्दानते। अब्बा के सामने मेरी वैसे ही बोलती बंद हो जाया करती और मैं चुपचाप अब्बा की डांट और मार दोनों ही बर्दाश्त कर लेता, मगर मैं अम्मा को जरूर आगाह कर दिया करता कि गलती मेरी नहीं बल्कि शहबाज की थी। अम्मा मेरी बात पर एतबार करती, वो मुझे प्यार करती और अब्बा की डांट का असर जाहिर करने की कोशिश करती। मैं पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर था, जबकि शहबाज पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो वजीफे की बुनियाद पर पढ़ता रहा, जबकि अब्बा को मेरी फीसें भरनी पड़ती। अब्बा को फीस देने का बड़ा ही अफसोस होता। वो मुझे शहबाज की मिसाल देते जो शहर के बेहतरीन कॉलेज में मुफ्त में पढ़ रहा था, जबकि मैं उस वक्त 9वीं जमात में था। मेरी स्कूल फीस इतनी ज़्यादा न थी, मगर फिर भी अब्बा को गिरा गुजरती। मुझे शाम को अकेडमी भी जाना पड़ता। अकेडमी की फीस देते अब्बा की तेवरियां चढ़ जाती। तुम इतने पैसे भरकर न जाने कौन सा तीर मार लोगे। शहबाज को देखो जो अकेडमी भी नहीं जाता फिर भी वजीफा हासिल कर लेता है। शहबाज ने 8वीं जमात के जिले के इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल की थी, इसलिए उसको 9वीं जमात से वजीफा मिलना शुरू हो गया था। मेरे अब्बा की दुकानें थीं जो उन्होंने किराए पर चढ़ा रखी थी, जबकि अब्बा का कारोबार भी ठीक ठाक था, मगर अब्बा बेहद कंजूस थे। उनकी हमेशा यही कोशिश होती कि पैसा किसी न किसी तरह करके बचा ले। मैं कॉलेज में आया तो शहबाज बैरून मुल्क तालीम हासिल करने चला गया। अब्बा को उस पर फख्र था। वो फख्र से अपने रिश्तेदारों को बताते कि शहबाज A लेवल पढ़ने गया है। वो रोज़ाना उससे फ़ोन पर बात करते और बैरून मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करते। अब्बा को खुद बाहर जाने का बहुत शौक था। मैं आपको बुला लूंगा अब्बा और यहाँ की सैर करवाऊंगा, शहबाज कहता तो अब्बा पुरजोश हो जाते। शहबाज वहाँ सेटल हुआ तो उसने अम्मा और अब्बा का टिकट भेज दिया। अब्बा तो हवाओं में उड़ने लगे। वो फख्र से अपने हल्के अहबाब में बताते कि उनके काबिल बेटे ने उनको बाहर मुल्क बुलाया है। अब्बा अपने कारोबार की जिम्मेदारी मुझे देने के बजाय अपने दोस्त को देकर चले गए, मगर मुझे भी हिदायत करके गए कि मैं रोज़ाना वहाँ जाकर खबरगिरी करूँ। अब्बा का अपना पेट्रोल पंप था। मुझे ज़्यादा समझ बूझ तो ना थी, पर फिर भी मैं रोज़ाना जाकर दफ्तर में बैठ जाया करता और अब्बा फ़ोन पर जो हिदायत देते वो बखूबी सर अंजाम देता। मैं नहीं चाहता था कि अब्बा आकर कोई शिकायत करें कि मैंने उनके पीछे घर और कारोबार का ख्याल न रखा। मैं होटल पर खाना खा रहा था जब वकार भाई से मेरा सामना हुआ। वो मेरे मामू के बेटे थे, मगर उन लोगों के साथ अब्बा की कुछ खास न बनती। अम्मा चुपके चुपके अपने भाई भतीजों से मिल लेती, मगर अब्बा को पता न चलने देती। अब्बा ने अम्मा पर पाबंदी लगा रखी थी
अब्बा के मामू के साथ कुछ कारोबारी मामलात हुए थे जिन पर अब्बा उनसे नाराज हो गए। मामू को भी अब्बा पर गुस्सा था, इसीलिए दोनों की आपस में अच्छी खासी झड़प हो गई। मेरे अब्बा और मामू आपस में कजन भी थे। वकार भाई मुझे होटल से खाना खाते देखकर हैरान थे। क्या हो गया, घर वालों ने घर से निकाल दिया क्या? वो मजाक से बोले तो मैं हंस दिया था। नहीं, वो अम्मा और अब्बा शहबाज भाई के पास गए हैं। मैंने बताया तो वो चौंक गए। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। तो तुम घर चले आते, भला होटल पर खाना खाने की क्या जरूरत है? इतना अरसा बाहर खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैंने मना किया पर वो मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गए। नहीं पता चलेगा तुम्हारे अब्बा को। मामू मोमानी दोनों ही मुझे देखकर खुश हुए। लड़ाई तुम्हारे अब्बा की और मामू की हुई थी, तुम्हारी नहीं। तुम तो चक्कर लगा लिया करो, मोमानी ने मुझे प्यार से कहा तो मैं कुछ शर्मा गया। नहीं मोमानी, वो बस अब्बा गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं ऐसे काम ही नहीं करता। तुम दोनों भाई बहुत फर्माबरदार हो। न शहबाज ने कभी चक्कर लगाया और न तुमने। उनकी बात ठीक थी। शहबाज तो अब्बा की बात कभी न टालता। अम्मा आपको बताकर नहीं गई मामू? मैंने मामू से पूछा। बताया था उसने, बस मेरे जहन से निकल गया। अब तुम इधर ही आ जाया करना, नाश्ता खाना चाय सब मिलेगा और होटल से अच्छा मिलेगा। मोमानी ने पुरजोर इसरार किया। सवेरा चाय बनाकर लाई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो काफी बदल गई थी। कशिश तो उसमें शुरू से ही थी, मगर अब तो वो बेइंतहा दिलकश हो गई। सवेरा और मुझ में बचपन से ही बहुत दोस्ती थी, मगर गुजरते वक्त के साथ बड़ों में दरार आई तो हमारी दोस्ती भी कमजोर हो गई। अब मैं अक्सर मामू के घर चला आता। एक तो मुझे वाकई में होटल के खानों की आदत न थी और दूसरा मेरा दिल सवेरा में अटक गया था। उसे देखते ही इर्द गिर्द सवेरा निकल आता। अम्मा अब्बा बहुत ही खुश लौटे थे। शहबाज की शादी का शौक उनके सर पर सवार था। मैं जो सोच रहा था कि शहबाज उधर किसी गोरी मैम से शादी करके अब्बा की नजरों में एक पल में गिर जाएगा, ऐसा कुछ न हुआ था। उसने अपनी शादी का इख्तियार अम्मा अब्बा को दे दिया और वो खुशी खुशी उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। अब्बा का इरादा था कि वो ऊंचे खानदान में शहबाज की शादी करेंगे। अब्बा ने अपने कारोबारी दोस्त की बेटी को शहबाज के लिए पसंद किया और उसका रिश्ता डाल दिया। अब्बा के दोस्त ने फौरन ही हाँ कर दी और शहबाज का रिश्ता पक्का हो गया। शहबाज का अगले साल वापस आने का इरादा था और एक साल पलक झपकते ही गुजर गया। वो वापस आया तो उसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मैं अम्मा अब्बा को शहजाद की शादी की तैयारी में मगन देख रहा था। मैं जानता था कि मैं सवेरा का नाम लूंगा तो घर में क्या तूफान आएगा। शहबाज की शादी में अम्मा ने जिद बांध ली कि वो अपने भाई को शादी में जरूर शामिल करेंगी, चाहे वो आए या ना आए, पर उसकी बीवी बच्चे जरूर बैठेंगे। अब्बा भी काफी अक्लमंद थे, जानते थे कि अगर उन्होंने अम्मा की बात ना मानी तो फिर वो अपने बहन भाइयों को भी ना बुला सकेंगे। अब्बा ने हामी भर ली और मामू को भी बेमाहल शादी में बुलाया गया। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं अम्मा का शुक्रगुजार था जिन्होंने अब्बा से जिद बांधकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। शादी के दिनों में सवेरा ने बढ़ चढ़कर कामों में हिस्सा लिया। अम्मा चूंकि अकेली संभालने वाली थी, लिहाजा सवेरा ने अम्मा का बावर्ची खाने समेत दीगर जिम्मेदारियां संभालने में बेइंतहा साथ दिया। अम्मा उसकी समझदारी और सुघड़पन से काफी मुतासिर थी, जबकि मैं उसकी खूबसूरती से। शादी निहायत खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुई। शहबाज ने अब्बा के कानों में बात डाल दी कि सरफराज इम्तहान पास कर लेगा तो मैं उसे बैरून मुल्क अपने पास बुला लूंगा और नौकरी भी लगवा दूंगा। अब्बा एक बार फिर उसकी समझदारी के कायल हो गए, मगर मुझे बाहर जाने का कोई शौक न था। एक तो मेरी डिग्री इतनी अच्छी न होती जितनी शहबाज की थी, और न ही मेरे कोई काबिल फख्र नंबर थे, इसलिए मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी न मिलती। मेरे पास कोई हुनर भी ना था। वहां जाकर मामूली नौकरी करने और शहबाज का महकूम बनकर रहने से बेहतर मैं यहीं आज़ादी की जिंदगी गुजारना पसंद करता। शहबाज चंद माह गुजार कर वापस बैरून मुल्क चला गया और अपनी बीवी को भी साथ ले गया। मैं अपने कॉलेज के 2 पर्चों में फेल हो गया था। अब्बा के साथ साथ मैं खुद हैरान था। मेरे पर्चे इतने अच्छे हुए थे कि मैं पास हो जाता। अब्बा मुझसे काफी मायूस हुए। उनको मेरी बेइज्जती करने का एक और मौका हाथ आ गया। अब मैं इसकी पढ़ाई पर मजीद पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। अब्बा ने बाकायदा ऐलान किया और मुझे अपने साथ काम पर आने को कहा। मैं अब्बा के साथ काम पर जाने का रिस्क न ले सकता था। अब्बा ने दिन भर मेरी बेइज्जती करनी थी, इसीलिए मैं घर में ही दुबक गया। मैंने जैसे तैसे 2 पर्चे पास किए और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अब्बा का गुस्सा उरूज पर था। ये चंद रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाएगा, वैसे इसकी औकात भी यही है। मुझे भी अब्बा की कोई ज्यादा परवाह न थी। अब्बा के हाथों जलील होने से बेहतर था कि मैं किसी और के हाथों जलील हो जाऊं। मेरी नौकरी लगे अभी 2 माह हुए थे कि मेरे सिर पर शादी का भूत सवार हो गया। मैं तो शायद सब्र कर लेता, मगर मुझे मालूम हुआ था कि सवेरा के रिश्ते की बात चल रही थी, इसीलिए मैंने हिम्मत करके अम्मा के सामने सवेरा का नाम ले दिया।
मैं सवेरा से शादी करना चाहता हूँ। अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। तूने पहले क्यों ना बताया? मगर तेरे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। अम्मा, आपने उन्हें शहबाज की शादी में दावत देने के लिए भी तो अब्बा को मना लिया था। अब भी मना लेना। शादी में बुलाना और उस घर से बहू लेकर आने में बहुत फर्क है। तुम्हें मालूम तो है अपने अब्बा की जिद और झगड़ालू तबीयत के बारे में। वो मैं अच्छी तरह जानता था। मैं भी तो उन्हीं का बेटा था। वो जिद्दी थे तो मैं भी कुछ कम न था। मैं अम्मा के पीछे पड़ा रहा और उनको सवेरा के लिए मनाता रहा। अम्मा को तो खुद कोई एतराज ना था। उनकी भतीजी बहू बनकर उनके घर में आ जाती तो क्या बुरा था। मगर वो जानते थी कि अब्बा को सख्त एतराज होता। वो कभी न चाहते कि अम्मा की भतीजी इस घर में आए। अम्मा और मैं दोनों ही अब्बा के मिजाज से आशना थे। फिर भी मेरी जिद से मजबूर होकर अम्मा ने अब्बा से इस बारे में बात की। अब्बा का जवाब हस्बे तवक्को था। ये मुमकिन नहीं है। मैं उस घर की बेटी इस घर में ना लाऊंगा। वो तुम्हारा भाई है। इतनी रिश्तेदारी काफी नहीं है जो रिश्तेदारी को बढ़ाने चली हो। आपको मेरे भाई से मसला क्या है आखिर? क्या हो जाएगा अगर मेरे भाई की बेटी आकर इस घर में ऐश कर ले? किसी गैर खानदान की भी तो लाएंगे ना। तो अपनों की आ जाएगी तो क्या हर्ज है? मैं कौन सा अपनी बहन या भाई की बेटी ला रहा हूं। इसीलिए तुम भी ऐसी कोई जिद मत करो। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं कल ही बात करता हूं अपने दोस्तों से। अनवर की अच्छी चलती दुकान है। इकलौती बेटी है उसकी। उससे बात करता हूं। उसकी दुकान संभाल लेगा तुम्हारा लड़का। वैसे कौन सा उसने कुछ करना है। अब्बा अम्मा को साफ इनकार करके अपनी मंसूबाबंदी बताकर चल दिए तो मेरा दिल जलकर खाक हो गया। न जाने अब्बा का मसला क्या है। शादी ना हो गई, कारोबारी हो गया। बंदा अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता। अभी तो अब्बा को यही लग रहा था कि ये अम्मा की ख्वाहिश है। अगर अब्बा को मालूम हो जाता कि ये मेरी ख्वाहिश है तो अब्बा मेरी चमड़ी उधेड़ देते। सवेरा, मेरे साथ शादी करोगी? अम्मा की रजामंदी से मुझे कुछ हौसला हुआ तो मैंने सवेरे से बात करने की ठानी। अभी तक उसको मेरी बेकरारी के मुतालिक कुछ भी मालूम न था। अब्बा न सही, अम्मा तो राजी थी ही। सवेरा ने मुझे हैरत से देखा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों, क्या बुराई है मुझ में? मैंने भवें उचकाई तो वो डर गई। नहीं, आप में कोई बुराई नहीं है, मगर आपके अब्बा कभी ना मानेंगे। तुम मेरे अब्बा को छोड़ो, मुझे अपनी बात बताओ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा तो वो गड़बड़ा गई। मैं क्या कहूं? जो बड़ों का फैसला हो वही मेरा फैसला है। मुझे उससे इसी जवाब की उम्मीद थी, मगर उसके चेहरे पर फैले कौसे कज़ा के रंग में देख चुका था। अब मुझे ही कुछ करना था। सारी जिंदगी अब्बा के डर से ही गुजारी थी। जो उन्होंने कहा हमेशा वही किया। फिर भी कभी उनकी पसंद में शामिल ना हो सका। मुझे कंप्यूटर पढ़ने का इतना शौक था, मगर अब्बा ने मुझे साइंस पढ़ाई, जिसकी वजह से मेरे नंबर कभी अच्छे ना आए। मुझे खेलों में हिस्सा लेने का शौक था, मगर अब्बा ने ना लेने दिया कि पहले ही इसको कुछ खास नहीं आता, खेल में लगकर मजीद बिगड़ जाएगा। मैंने सोच लिया था कि अब्बा की मर्जी पर चलकर मुझे कभी फायदा न हुआ था, लिहाजा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं अब्बा की मर्जी से न करूंगा। अब्बा शादी के लिए मान न रहे थे, बल्कि अब्बा ने 1-2 जगह मेरे रिश्ते की बात भी चला दी। मैं सोच सोच कर थक गया था कि मैं क्या करूं। अपनी मर्जी से सवेरा से शादी करने का मैं सोच भी न सकता था। वैसे भी मामू ये कभी न होने देते कि अब्बा के बगैर वो सवेरा का हाथ मेरे हाथ में थमा दे। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन से ही, मगर मामू इज्जतदार और वजादार इंसान थे। अम्मा अब्बा को मनाने के लिए सरगर्दन थी, मगर अब्बा की सुई नाव पर ही अटकी हुई थी। मुझे लगता था कि मुझे ही हिम्मत हार कर अब्बा की पसंद की हुई लड़की को अपनाना पड़ेगा, मगर अचानक सवेरा की अम्मा का इंतकाल हम सबके होश उड़ा गया। मोमानी एक नेक और समझदार खातून थी। वो किसी लड़ाई झगड़े में कभी न पड़ी। अब्बा और मामू की लड़ाई में भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की और ना अब्बा से दिल मैला किया, ना ही अम्मा से। उनका सलूक हम सबके साथ हमेशा अच्छा ही रहा। गम के इस मौके पर अब्बा भी पीछे न रहे और सारी नाराजगियां भुलाकर मामू को गले से लगाकर उनसे इजहार अफसोस कराए। भाई, खुशियों में बेशक मिले या ना मिले, गम में जरूर साथ देना चाहिए। अब्बा की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। अब्बा का दिल मामू से नरम पड़ गया। अब्बा ने मामू से सवेरा का हाथ मेरे लिए मांग लिया। मुझे तो यकीन ही ना आता कि अब्बा ऐसा भी कर सकते हैं। मोमानी की मौत से उनके दिल की सख्ती कुछ कम हो गई। अब्बा ने सारी जिंदगी मेरे साथ जो ज्यादतियां की वो सब मैंने फौरन भुला दी। अब्बा ने मुझे इनाम ही इतना बड़ा दिया था। सवेरा मेरी जिंदगी में चली आई तो समझो जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैं उसका साथ पाकर बेइंतहा खुश था। अब मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी न थी। मेरी नौकरी भी अच्छी जा रही थी। मैं अपनी तरफ से सवेरा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कम तनख्वाह की वजह से उसे कोई एहसास हो और उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी रह जाए। शहबाज 2 साल बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ चक्कर लगा लिया करता। उसे अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी न थी। अल्लाह का दिया सब कुछ था। मुझे भी कौन सा कोई कमी थी।
मैं अब्बा का पैसा खुद पर लगाता, न ही सवेरा पर। अब्बा का पैसे के मामले में हाथ अभी भी खुला न था। वो सारा पैसा जमा करके और बचा कर रखते, न जाने किसके लिए बचा कर रखते। शहबाज भी अपना कमाता था और मैं भी अपनी कमाई में गुजारा करता। वैसे भी सवेरा को फजूल खर्ची की आदत न थी। वो एक समझदार और सलीकाशवार लड़की थी। मैं जितने पैसे उसके हाथ पर ले जाकर रख देता, वो उसमें गुजारा कर लेती। अम्मा का खर्चा तो अब्बा ही उठाया करते, बल्कि ज्यादातर घर का खर्चा वही उठाते। मैंने तो सिर्फ अपने और अपनी बीवी का ही खर्चा उठाना होता था। खाना हमारा एक ही जगह पर पक रहा था। सवेरा ने बहुत जल्द आकर सारा घर संभाल लिया था, मगर शादी की कुछ अरसे बाद ही अब्बा को न जाने क्या मसाइल शुरू हो गए कि वो सवेरा के हाथ का पका खाना न खाते। कभी तो उनका मूड अच्छा होता तो सवेरा से फरमाइश करके भी खाना बनवा लेते, और कभी उनका मूड खराब होता तो वो अच्छे भले खाने में भी नुक्स निकाल देते। या तो बाहर से खाना मंगवाते या अम्मा को कहते कि वो उनके लिए कुछ बना कर दे। अम्मा उनके रवैये पर हैरान थी, मगर अम्मा ने चुप साधी हुई थी। वो सब समझती थी कि जब कभी उनको अम्मा के भाई पर गुस्सा आ जाता तो वो सारा गुस्सा सवेरा पर निकाल देते। सवेरा भी अपनी माँ की तरह थी, वो कभी किसी बात में ना बोली। अब्बा बेशक उसके खाने में नुक्स निकालते या उसके हाथ की बनी चाय न पीते, तो भी वो चुपचाप चाय उठाकर ले जाती। ना तो उसने कभी अब्बा से शिकवा किया, ना अम्मा से, और ना ही मुझसे। बल्कि अक्सर जब अब्बा गुस्से में बोल रहे होते तो मुझे लगता कि सवेरा कमरे में जाकर इस बात की शिकायत जरूर करेगी, मगर वो कभी भी लबों पर शिकायत न लाई थी। सवेरा ने मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा न की थी, बल्कि वो अब्बा के मिजाज को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रही थी। अल्लाह ने मुझे शादी के कुछ अरसे बाद 2 बेटियों से नवाजा तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैं अपनी बेटियों की पैदाइश पर बहुत खुश था। मेरा बस चलता तो मैं उनकी राह में फूल बिछा देता और जिंदगी की कोई तकलीफ उनको ना पहुंचने देता। मैं हवाओं में था। मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। मेरी बेटियां जब मुझे बाबा कहकर पुकारती तो मेरी जिंदगी बदल जाती, मगर मेरी बेटियां अब्बा को पसंद न थी। उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे यहाँ सिर्फ बेटियों की पैदाइश हुई थी, जबकि वो चाहते थे कि उनका पोता इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये मेरे इख्तियार में ना था और ना ही सवेरा के। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा लड़कियों को अच्छा ना समझते थे। अब्बा के खुद 2 बेटे ही थे और शहबाज भाई के भी बेटे थे, मगर अब भला इसमें मेरा क्या कसूर था? और ना ये जरूरी था कि मैं भी बेटा ही पैदा करता। बेटियों की पैदाइश के बाद अब्बा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो ना तो मेरी बेटी को प्यार करते और ना ही सवेरा को या मुझे कोई अहमियत देते। अब्बा को कारोबार में भी दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा था। उसकी वजह मुझे मालूम न थी। शायद हालात बदलते जा रहे थे और महंगाई भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए अब्बा के पेट्रोल की सेल कम हो गई। हुकूमत ने सीएनजी मुतारिफ करवा दी तो सेल ना होने के बराबर हो गई। अब्बा कारोबार की वजह से अलग परेशान थे। वो हर वक्त गुस्से में दिखाई देते, मगर इस सब में मेरा क्या लेना देना था? अम्मा ने मुझे कई बार कहा कि तुम अब्बा के साथ काम करो, उनके काम में हाथ बटाओ, वो बहुत परेशान है। मगर अब्बा ने मुझे इतनी इजाजत न दी थी कि मैं उनकी मर्जी के बगैर उनके कारोबार में कैसे शामिल हो सकता था। अगर वो मुझे अपना बाजू बनाना चाहते तो मुझे कुछ रहनुमाई फराहम करते और मुझे अपने साथ पेट्रोल पंप पर जाने को कहते, मगर उन्होंने कभी ऐसा न कहा था। मैं अपनी नौकरी में खुश था। मुझे तजुर्बा हासिल होने के बाद उससे बेहतर नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत ज्यादा न थी, मगर मामूली भी न थी। मेरा बीवी और बच्चों के साथ अच्छा गुजारा चल रहा था। सवेरा एक बार फिर उम्मीद से थी। अब्बा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, मगर मैंने ऐसी कोई उम्मीद न बांधी। मुझे बेटी भी उतनी ही प्यारी थी जितना बेटा प्यारा होता। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। अब्बा का मूड बुरी तरह बिगड़ गया। वो ना तो अस्पताल में मेरी बेटी को देखने आए, ना ही उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मगर मैंने ज्यादा परवाह न की। अम्मा मेरी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और मेरे लिए इतना ही काफी था। वो अब्बा को भी समझाती, मगर अब्बा साफ इनकार कर देते। मैं अपनी जायदाद में से कुछ भी इनके नाम न लिखूंगा, क्योंकि ये तो पराए घर चली जाएंगी और साथ में मेरी जायदाद भी तकसीम हो जाएगी। मैं सब कुछ अपने बेटे के नाम ही रखूंगा, ताकि जो कुछ भी है इसी घर में रहे। मैं सरफराज को भी हिस्सा न दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ अपनी बेटियों में बांटकर गैर खानदान में भेज देगा। सिर्फ शहबाज और उसके बच्चों को हिस्सा मिलेगा। अब्बा ये बात कई बार मुझे समझाते। मैंने अब्बा के रुपए पैसे की पहले भी कभी लालच न की थी। अगर मुझे अब्बा के पैसों से कोई सरोकार होता तो मैं अब्बा के कारोबार में शामिल होता, ना कि चंद पैसों के लिए नौकरी कर रहा होता। मगर न जाने अब्बा को ये बात क्यों समझ न आती। उनको यही लगता कि शायद मैं उनके रुपए पैसे लेकर गैरों में बांट दूंगा। भला मुझे इन सब की क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने अब्बा को साफ साफ कह दिया था कि मुझे आपसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप बेशक सब कुछ शहबाज को ही बांट दें,
अब्बा मेरी बात सुनकर और चरागपा हो जाते। इसमें आकर तो देखो कितनी है, जिद्दी बेइंतहा का है, पल्ले कुछ है नहीं और बातें बड़ी बड़ी। अब्बा गुस्से में मुझे बुरा भला कहते हुए पांव पटकते बाहर निकल जाते। अब्बा न जाने क्या चाहते थे। शायद वो चाहते थे कि मैं उनकी मिन्नत तरले करूं या उनकी खुशामद करूं कि वो मुझे कुछ रुपए पैसे से नवाज दें, मगर मैंने ऐसा कभी न किया था और ना ही मेरा करने का कोई इरादा था। तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद एक दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। सवेरा अपने मैके अपने बाप से मिलने गई हुई थी, जबकि अब्बा को न जाने किस बात पर गुस्सा आया। मैं अब्बा से पूछ पूछ कर थक गया कि मेरा जुर्म क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मगर अब्बा ने मेरी एक भी बात न सुनी और मुझे घर से चलता किया। मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब था कि अब मेरी और मेरी बीवी की इस घर में कोई जगह बाकी न रही थी। मैं अम्मा के इंतजार में दरवाजे के बाहर बैठ गया ताकि अम्मा को कम से कम बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब्बा ने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाला है। अम्मा पड़ोस में ही कहीं गई हुई थी। वो वापस आई तो मुझे घर के बाहर बैठे देखकर परेशान हो गई। सब खैरियत तो है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब्बा ने मुझे घर से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया है। उनका कहना है कि मैं अपनी शक्ल उनको ना दिखाऊं। मैंने अम्मा को बताया तो वह हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया? अब तुमने क्या कर दिया? सुबह तक तो तुम्हारे बाप का मिजाज बिल्कुल दुरुस्त था। मैं क्या कह सकता था। अम्मा ने दरवाजा खटखटाया और अब्बा को आवाजें देने लगी। अब्बा ने कुछ ही देर में दरवाजा खोल दिया। सब खैरियत तो है? आपने सरफराज को घर से बाहर क्यों निकाला? अम्मा ने अब्बा से दरवाजे पर ही पूछ लिया तो अब्बा अम्मा का बाजू पकड़कर अंदर ले आए। अब्बा ने दरवाजा बंद न किया था, लिहाजा मैं भी पीछे पीछे दाखिल हो गया। इस नालायक नाहंजार की इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटियों की लाइन लगाए जा रहा है, ये मेरे किसी काम जोगा नहीं है, तो फिर उसको इस घर में रखकर क्या करूं? अब्बा ने मुझे अपने पेट्रोल पंप के मुतालिक एक दो काम कहे थे। अपनी तीसरी बेटी की पैदाइश की मसरूफियत के बाइस मैं वो काम न कर सका और अब्बा को अचानक गुस्सा आ गया। इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे घर से चलता कर दिया। मैंने अम्मा को साफ बता दिया कि मैं वापस इस घर में पलट कर न आऊंगा। मैं अपना सारा सामान लेकर यहां से जा रहा हूं। अम्मा मुझे रोकती रही और मेरी मिन्नतें करती रही। मेरा भी दिल बुरा हो रहा था। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं अपनी माँ के पांव पकड़कर बैठ गया। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अब्बा ने खुद मुझे घर से जाने को कहा और मेरा कसूर ही क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने अब्बा के कुछ मामूली काम सर अंजाम न दिए थे। तुम्हें पता है सरफराज, वो आजकल परेशान है। शहबाज भी यहाँ नहीं होता। कौन है जो उनका कारोबार में हाथ बटाए? वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तुम तो अपनी नौकरी करते हो। तुम्हारे बाप का कारोबार कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, तुम्हें इस बात की परवाह भी है? मुझे अम्मा की बात ठीक लगी। वो सही कह रही थी। अब्बा कारोबार को लेकर काफी परेशान थे और यहां पर उनका कोई सहारा भी ना था। मगर अब्बा ने खुद ही मुझे अपने कारोबार से दूर रखा हुआ था। उनकी मर्जी के बगैर मैं कैसे उनके कारोबार में शामिल हो सकता था? वो अगर मुझे कहते तो मैं उनके कारोबार में उनके साथ उठ खड़ा होता और जैसा वो कहते या मेरी रहनुमाई करते मैं वैसा उनके साथ काम करवाता। मगर वो राजी ना थे कि वो कारोबार मेरे हाथों में दें। मैंने अम्मा को ये बात समझाने की कोशिश की। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं, लेकिन सरफराज मैं क्या करूं? तुम खुद ही मुझे बताओ। शहबाज पहले ही इतना दूर रहता है, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त न कर पाऊंगी। अम्मा, मैं मोहल्ले में ही कोई घर देख लूंगा, या तो आप अभी मेरे साथ चलकर रहें या आप चक्कर लगाती रहना। मैं आपसे नाराज होकर थोड़ी जा रहा हूं। तेरे बच्चों के बगैर मेरा कैसे दिल लगेगा? अम्मा अफसोस से हाथ मल रही थी। मगर मैं क्या करता? एक तो अब्बा ने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। दूसरा, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब्बा हर वक्त बेटी पैदा करने का शिकवा करते तो मेरी बेटियों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती। मैं नहीं चाहता था कि उनके नन्हे जहन खराब हों। अब्बा की फितरत नहीं बदलनी थी, मुझे ही कोई बड़ा कदम उठाना था। मैंने अलहदा किराए का मकान का बंदोबस्त कर लिया और अपनी बीवी सवेरा और बच्चियों को लेकर वहां रहने लगा। अब्बा के कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था। अब्बा ने पेट्रोल पंप बेचने का फैसला कर लिया था। पेट्रोल पंप बेचने के बाद उसकी जो रकम मिली वो अब्बा ने मुझ में और शहबाज में आधी आधी तकसीम कर दी। मैं अब्बा से हिस्सा तो ना लेना चाहता था, मगर मेरा हक बनता था और फिर अब्बा खुद देने को तैयार थे तो मैंने चुपचाप वो पैसे रख लिए। मैं चाहता था कि मैं उन पैसों से कोई कारोबार शुरू करूं और उसका मुनाफा आए तो मैं अम्मा अब्बा का भी खर्चा उठाऊं। अब्बा की दुकानों से माहाना किराया आ जाता, रुपए पैसे की तंगी न थी। मगर अब्बा इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त न कर पाए थे। उनका चलता कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था तो उन्हें मजबूरन पेट्रोल पंप बेचना पड़ा। फिर भी अब्बा ने सारी जिंदगी जो पैसा जोड़ा था, अब्बा के पास काफी रकम जमा थी। अब वो उससे कोई नया कारोबार कर सकते थे, मगर अब्बा ने ना किया। उनका कहना था
कि कारोबार की परेशानी उठाने की उनकी सकत बाकी न रही। काश उनके बेटे इस काबिल होते कि उनका कारोबार संभाल लेते या कोई और कारोबार खड़ा कर लेते। उनका इशारा मेरी तरफ था, क्योंकि शहबाज तो अच्छा कमा रहा था। मैंने अब्बा के दिए हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू किया। मुझे कामकाज का कुछ तजुर्बा न था, इसलिए मैंने औरतों के कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि सवेरा का कहना था कि वो फिर इस काम में मेरा हाथ बटाएगी और घर में भी कुछ जोड़े फरोख्त कर दिया करेगी। मैंने कारोबार में सारा ही पैसा लगा लिया था, बल्कि जो मेरी अपनी बचत शामिल थी वो भी उसमें खर्च कर बैठा। मगर मुझे कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुआ और बिल्कुल भी मुनाफा ना हुआ। मेरा कारोबार 1 साल भी ना चला और बिल्कुल ठप होकर रह गया। लिहाजा मजबूरन मुझे कारोबार तो खत्म करना पड़ा, मगर साथ ही वो सारा पैसा भी डूब गया जो अब्बा ने मुझे दिया था। अब्बा अपना सर पकड़ कर बैठ गए। वो तो पहले ही मुझसे पूरी उम्मीद न थे। मुझे तो पता था ये पैसा डबोएगा। मैंने इसको पैसा देकर ही जाया किया। इससे अच्छा मैं शहबाज को दे देता तो वो पैसे डबल कर देता। अब्बा ने बाकी 2 दुकानें शहबाज के नाम लगा दी और मुझे उनमें से बिल्कुल भी हिस्सा न दिया। अब्बा की चीज थी, वो जिसको मर्जी देते। मेरे पास वैसे भी पैसे न टिकते थे। मुझे इस बात की भी शर्मिंदगी थी कि मैंने अब्बा की मेहनत की कमाई यूं लुटा दी थी। मैं सोने में भी हाथ डालता था तो वो मट्टी बन जाती थी। शहबाज के बारे में अब्बा का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वो मट्टी में भी हाथ डालता था तो सोना बन जाया करता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो अब्बा की बाकी की जायदाद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वक्त पर लगाकर उड़ गया था। अब्बा की मौत के बाद मेरा शहबाज से कुछ ज्यादा राब्ता न था। वो बाहर मुल्क से पलट कर न आया और वहीं का होकर रह गया था। अब्बा कारोबार खत्म होने का सदमा लेकर बैठ गए। वो ज्यादातर घर से बाहर ना निकलते। उन्होंने दोस्तों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। अब्बा बीमार पड़ गए और चंद दिनों में ही दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा को अब्बा की मौत का बहुत अफसोस था। अफसोस तो मुझे भी था, मगर जिंदगी गुजारने के लिए हौसला तो करना था। मैं अम्मा को अकेला न छोड़ सकता था, इसीलिए वापस अम्मा के घर में चला आया। अम्मा मेरी बच्चियों में लगकर काफी हद तक बहल गई थी। वो सारा दिन अपनी पोतियों के साथ गुजारती और उन्हीं में मगन रहती। अब्बा की मौत के 2 साल बाद अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। मेरी बच्चियां जवान हो गई तो मुझे उनकी शादी की फिक्र हुई। मेरे माली हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। मुझे कई मरतबा अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता और फिर कई माह मैं नौकरी मिलने के इंतजार में ही गंवा देता। अब्बा जितना भी पैसा छोड़कर गए थे वो सब मैं उड़ा चुका था। मेरी कोई इतनी ज्यादा याशी की जिंदगी ना थी, फिर भी बच्चियों के खर्चे के लिए मुझे वही पैसा इस्तेमाल करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि मैं काम में सुस्त वाक़ हुआ था। न जाने क्यों मेरी किस्मत मेरा साथ न देती, और जब भी मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो चंद माह बाद ही वो नौकरी खत्म हो जाती। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता था कि अपने मालिकान को खुश रख सकूं, मगर न जाने क्यों मैं ऐसा कर ना पाता। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाई थी। सवेरा ने भी उनको सलीका और तमीज दोनों ही सिखाए थे। वो ना तो अपनी सहेलियों की तरह फैशनेबल थी और ना उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। मैं चाहता था कि जल्द अपनी बच्चियों को रुखसत कर दूं, क्योंकि मुझे 3 बेटियों की शादी करनी थी। मेरी बड़ी बेटी सवेरा की तरह ही खूबसूरत थी। हमने उसका नाम नूर रखा था। नूर के लिए 1-2 रिश्ते आए। वो अभी 20 साल की ही थी, मगर सवेरा और मैं दोनों ही चाहते थे कि हम उसकी शादी करके उसको उसके घर का कर दें। वैसे भी रिश्ता अच्छा मिला था। मैं नहीं चाहता था कि मैं रिश्ते से इनकार करूं और बेटी को घर में बिठा कर रखूं, लिहाजा मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे, मगर मेरी बदकिस्मती कि शादी से 1 दिन पहले घर में चोरी हो गई और चोर वो तमाम पैसा ले उड़े। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुखबरी करके उसे बुलाया हो, क्योंकि उसको ये भी मालूम था कि पैसे कहाँ रखे हैं। वो सीधा उसी जगह पर गया और तमाम रकम चोरी करके ले गया। मैं बेहद परेशान था। मैंने बेटी के लिए जहेज तो खरीद लिया था, उसके ससुराल भी भिजवा दिया था, मगर अब भी मुझे बाकी बहुत से खर्चे करने थे। मुझे शादी के खाने पीने के लिए भी पैसे अदा करने थे। मेरे पास 1 रुपया भी ना बचा था। मैंने सारी कमाई बेटी की शादी पर ही लगा दी थी। सवेरा के जेवरात भी चोरी कर लिए गए थे। मुझे कुछ भी समझ में ना आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और मेरे पास खिलाने के लिए भी पैसे न थे। मैं सवेरा को यह कहकर निकल गया कि मैं कोई इंतजाम करने की कोशिश करके वापस लौटूंगा। मैं परेशानी में एक होटल पर जाकर बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग चाय पीने में मशगूल था। उसने मुझे यूं झुके सर के साथ बैठे देखा तो मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने उसे अपनी तमाम परेशानी कह सुनाई। आजमाइश खुदा की तरफ से ही आती है। आज तेरा बड़ा इम्तहान है, देखते हैं तुम अपने इम्तहान में कैसे पूरे उतरते हो। बुजुर्ग की बात मुझे समझ न आई थी। मैं अपनी परेशानी में था, जबकि उसको फलसफा झाड़ने की पड़ी थी। मैं चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि मैं अपने किसी दोस्त से रकम उधार मांग लूं और अपनी बेटी को रुखसत कर दूं।
उसके बाद मैं कोई लायामल तैयार करता कि मुझे पैसे कैसे कमाने थे और कर्ज कैसे वापस करना था। मैं एक दोस्त से कर्ज लेकर घर जाने लगा, पर उसी वक्त रास्ते में एक औरत पैरों में गिर गई। वो बोली, मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में है, उसको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने रोते हुए वो पैसे उस औरत को दे दिए और हारे हुए जुआरी की तरह रोता हुआ घर की तरफ बढ़ा। मुझे वही बुजुर्ग रास्ते में दिखाई दिया। वो बोला, तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरा इनाम घर पर इंतजार कर रहा है। मैं फौरन घर के अंदर गया तो पत्थर हो गया। शहबाज अपने दोनों बेटों और बीवी के साथ घर में मौजूद था। मैं उसे देखकर इस कदर हैरान था कि अपनी जगह से हिल न सका। वो खुद ही मेरी तरफ आ लपका और मुझे खुशी से गले लगा दिया। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा ना? वो हंसकर बोला। तो मैं भी फीकी सी हंसी हंस दिया। आओ अपने चाचा से मिलो। उसने अपने बेटों को आवाज दी तो वो फौरन लपक कर मेरे करीब चले आए। दोनों बच्चे जवान हो चुके थे और देखने में बिल्कुल अपने बाबा और दादा जैसे थे। शहबाज की और मेरी कभी कभार फोन पर बात हो जाया करती थी। मैंने उसे अपनी बेटी की शादी की दावत दे रखी थी, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी कि वो आएगा। क्या हुआ, तेरे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? वो बोला तो मैं टाल गया। नहीं, कुछ नहीं, आप बैठो, मैं अभी आता हूं। मैं सवेरा को इशारे से बुलाकर ले गया और उसे बताया कि पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। वो भी परेशान हो गई। आपके किसी दोस्त ने रकम उधार न दी? वो हैरानी से बोली। तो मैं कुछ शर्मसार हो गया। रकम तो उधार मिल गई थी, मगर रास्ते में एक मजबूर औरत मिल गई जो मुझसे मदद मांगने लगी, लिहाजा मैंने पैसे उसके हाथ पर रख दिए। सवेरा मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। आप भी कमाल करते हैं, घर में बेटी की बारात के इस्तकबाल के लिए कुछ मौजूद नहीं है और आप सारी रकम किसी गरीब फकीर को देकर चले आए हैं। वो परेशानी से बोली। परेशान तो मैं खुद भी था। मुझे कुछ समझ न आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब जबकि शहबाज भी अपने खानदान को लेकर आ गया था, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? सारी जिंदगी ही मैं अब्बा और शहबाज की नजरों में जलील रहा। अब भी मेरे हालात वैसे के वैसे ही थे। मेरे पास अपनी बेटी को रुखसत करने के पैसे भी न थे। मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी तो मैं फौरन पलटा और शहबाज को खड़े देखकर सकते में रह गया। उसने हमारी तमाम बातें सुन ली थी। मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। बड़े अफसोस की बात है, अगर तुझे रकम की जरूरत थी तो मुझे बता देता। क्या मैं तेरा सगा भाई नहीं हूं? वो अफसोस से बोला। तो मैं चुप हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल एक दिन पहले घर में चोरी हो गई और चोर तमाम रकम लेकर चले गए, इसीलिए नौबत यहां तक आ पहुंची। मैं समझ सकता हूं, इंसान पर हमेशा अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने भाइयों से ही अजनबियत बरती जाए, उसने कहा। तो मैं चुप का चुप खड़ा रहा। मैं उसे किस मुंह से बताता कि अभी तो वो आया ही था और मैं आते ही उसको अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता। कसूर मेरा भी है जो मैंने तुझसे राब्ता न रखा और तेरी परेशानी के बारे में जानने की कोशिश न की। मुझे माफ कर देना। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी परेशानी खुद ही सुलझा लूंगा, आप फिक्र न करें। वैसे अब्बा दुरुस्त कहते थे, तुझ में वाकई बहुत अकड़ है। अब की बार वो गुस्से से बोला, तू मुझे अपना भाई समझता ही नहीं और ना अब्बा को अपना बाप समझता था। ता नहीं तू क्या सोचकर बैठा रहता है, अभी भी तेरा वही हाल है। उसने मुझे सवेरे के सामने अच्छी खासी सुना दी, मगर मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं कभी अब्बा के आगे बोला था ना उसके आगे, इसीलिए मैं अब भी क्या कहता। मेरी बात सुन। अब्बा की 2 दुकानें थी जो उन्होंने मरने से पहले एक तेरे और एक मेरे नाम कर दी थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं है। यही सच है, मेरे पास कागजात हैं। अब्बा ने कहा था कि उस दुकान का जो भी किराया है वो मैं जमा करता रहूं और तेरी बेटी की शादी पर तुझे दे दूं। मुझे शहबाज की बात सुनकर बिल्कुल यकीन न आया। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मेरी मदद करना चाहते हैं। देखो सरफराज, तुम मेरे भाई हो। अगर ऐसा ना होता तब भी मैं तुम्हें इन हालात में अकेला कैसे छोड़ देता, मगर फिलहाल यही दुरुस्त है। अब्बा ने कहा था कि ये तमाम पैसे डबो देगा, इसीलिए मैं ये दुकान का किराया अपने पास जमा करता रहूं। मैं अलग अकाउंट में तुम्हारे पैसे डलवाता रहा हूं, जो कि अब काफी ज्यादा जमा हो गए और दुकान भी तुम्हारी है, जबकि दूसरी दुकान का किराया मेरे अपने अकाउंट में आता रहा है और मैं उसमें से अपने बच्चों पर खर्च भी करता रहा हूं, क्योंकि बाहर के हालात काफी मुश्किल थे और बढ़ते हुए बच्चों के साथ आमदनी में गुजारा करना मेरे लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। शहबाज ने वो अकाउंट मेरे हवाले कर दिया। अब्बा किस कदर दूरअंदेश थे। अब्बा को उस वक्त ये अंदाजा था कि मैं उस रकम और दुकान को भी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा, इसीलिए अब्बा ने वो मेरे हवाले न की थी और मैं सारी जिंदगी यही समझता रहा कि अब्बा ने दुकान शहबाज के नाम कर दी, मगर ऐसा ना हुआ था। अब्बा मुझसे प्यार किया करते थे। मुझे इतने सालों बाद अंदाजा हुआ मुझे अब्बा से कोई शिकवा न था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब्बा मेरे बारे में सही सोचते हैं।
मैं वाकई बर्बाद करने वालों में से था। वो रकम मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा थी। उसमें तो मेरी बाकी दोनों बेटियों की भी शादियां आराम से हो जाती। मैंने खुशी खुशी उन पैसों से अपनी बेटी को रुखसत किया और मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बुजुर्ग की बात ठीक थी, मुझे वाकई बहुत बड़ा इनाम मिला था। अल्लाह ने मुझे बड़ी परेशानी से बचा लिया था। अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई आजमाइश में मैं कितना खरा उतरा था। न जाने वो कौन नेक बुजुर्ग था। मेरे अंदर खुशी और इत्मीनान था। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मैं अब्बा के पैसे खर्च कर रहा था, ना कि शहबाज के। मैं बेटी की रुखसती से फारिग हुआ तो सुकून और इत्मीनान मेरे दिल में उतर गया। मैं शहबाज का भी शुक्रगुजार था, जिसने ऐन वक्त पर आके मेरी मदद की। आखिर भाई होते ही किस लिए हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो हंसकर टाल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा ने अपनी एक और ख्वाहिश का भी इजहार किया था। मेरी बीवी भी यही चाहती है। उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी की जानिब देखा तो मैं कुछ परेशान हो गया। न जाने अब क्या बात थी। अब्बा ने एक बार मुझे कहा था कि मैं अपने दोनों बेटों के लिए सरफराज की दोनों बेटियों का हाथ मांग लूं। तब बच्चे छोटे थे, इसीलिए मैंने इस बात को इतनी अहमियत न दी। मगर आज मैं अपनी दोनों भतीजियों को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों की शादी अपने मुल्क में ही करूं। इतने साल बैरून मुल्क गुजारने के बाद मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया है कि वहां जिंदगी कितनी मुश्किल है। इंसान की असल अहमियत उसके अपने आबाई मुल्क में ही है। मेरे बेटे जहां मर्जी जिंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, मगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बीवी के साथ अपने मुल्क में गुजारना चाहता हूं। शहबाज की बात सुनकर मैं हैरान था। मैंने हैरान होते हुए सवेरा की जानिब देखा। वो भी हैरान थी। मैंने दूसरी नजर उनके दोनों बेटों पर डाली, जिनके चेहरों पर नर्म मुस्कुराहट थी। मैं एक दिन में ही उनके बारे में अंदाजा लगा चुका था। वो सुलझे हुए, समझदार और ज़हीन बच्चे थे जो बिल्कुल शहबाज पर गए थे। मुझे यकीन ही ना होता कि मेरी बच्चियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है। सगे ताया ने ही उनको अपने बेटों से मांग लिया था। मुझे भला क्या एतराज होना था। मेरी बेटियां कौन से किसी से कम थी। वो हुस्न खूबसूरती और सलीका शुआरी में नंबर 1 थी। शायद शहबाज की बीवी को उनका सलीका और समझदारी ही भा गई थी। तभी दोनों मियाँ बीवी ने सलाह मशवरे से मेरी बेटियों का हाथ मांगा था। मैंने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दिया। आज मुझे सही मायनों में एहसास हुआ कि मैं जो हमेशा समझता था कि अब्बा मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते, शहबाज को ज्यादा चाहते हैं, मैं किस कदर गलत था। अब्बा का गुस्सा इस बात की अलामत था कि वो मुझे शहबाज से भी ज्यादा चाहते थे। यही वजह थी कि उनके मरने के इतने सालों बाद भी मैं उनकी वजह से ही फायदा उठा रहा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।